जनरल पैथोलॉजी साइड, ठीक है ना। तो 50% में आपका जनरल पैथोलॉजी से आएगा सारा और 50% आपका माइक्रोबायोलॉजी से आएगा। जो 50% जनरल पैथोलॉजी से टॉपिक्स आने हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो पहला आपका चैप्टर है सेल इंजरी, ये रॉबिन्स है आपकी बुक जो मैं आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। इसमें दिस वन, सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड टॉक्सिक इंसल्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडेक्स दिया हुआ है। अच्छा, इसमें जो 50% ऑफ जनरल पैथोलॉजी में अगेन आपके 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर विद थर्ड चैप्टर एंड न्यूप्लेजिया, इसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन बनना है। बाकी जो माइनर कंट्रीब्यूशन है आपका जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट वाले से और आपका वहां से पेपर बनना है। अच्छा, नाउ from this chapter around 8 to 10 or even 12 BCQs are expected. Between 8 to 12 BCQs are expected from paper point of view, including BCQs and Viva. This is again very important topic chapter. ठीक है, इसमें जो ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी वेटेज इन जनरल पैथोलॉजी ज्यादा है, तो इसलिए ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक शुड बी कवर्ड और अराउंड 8 to 12 BCQs इस चैप्टर से आपके बनने हैं। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है दिस वन, एडेप्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एडेप्टेशन में आपकी हाइपरट्रोफी, हाइपोप्लेजिया, एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया, ये 4 सब टॉपिक्स हैं इसके। ठीक है, हाइपरट्रोफी, हाइपोप्लेजिया, एट्रोफी एंड मेटाप्लेजिया, इसमें आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, इसके आपके एग्जाम्पल्स आने चाहिए। पेपर में ऑस्पी में या बीसीक्यूज में वाइवा में पूछा जाता है, वो इसी तरह से पूछा जाता है। आपको डेफिनेशन दे के एग्जाम पूछ ली जाती है कि हाइपरप्लेजिया की टाइप बता दो, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी की टाइप बता दो, पैथोलॉजिकल एट्रोफी की टाइप बता दो, एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं। या फिर केस सिनेरियो में एग्जाम्पल देके कि एक पेशेंट है वो नर्व डैमेज के साथ आया, लोअर लिम्ब इंजरी थी तो उसको नर्व डैमेज के साथ आया तो उसको एट्रोफी हो गई, तो विच टाइप ऑफ एट्रोफी इज दिस, और आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिया फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। तो इस तरह आपसे या तो केस सिनेरियो देके, एग्जांपल के केस सिनेरियो देके टाइप पूछी जा सकती है कि व्हाट टाइप ऑफ एट्रोफी इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया इज दिस, या व्हिच टाइप ऑफ एडेप्टेशन इज दिस। ठीक है, या वाइस वर्सा एडेप्टेशन की एग्जांपल पूछी जा सकती है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया। 4-5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हाइपरप्लेजिया का दे दिया। तो अगेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा चाहे वो बीसीक्यू हो या वाइवा। अच्छा, नाउ उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ये भी आपको 8-10 कॉजेज हैं बाय नेम आपको याद करने। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्फोलॉजिकल ऑल्टरेशन इन सेल इंजरी। इन चाहे वो रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल के अंदर आपकी रहती है स्टेटोसिस आ गई या हाइड्रोपिक चेंज, सेल स्वेलिंग, पूरी डायग्राम दी हुई है। मैं आपको इसमें सिखा देता हूँ। ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू ये वाली डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये डायग्राम अगेन एट्रोफी में आ सकती है आपकी। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, शुरू की 3 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, ये डायग्राम बहुत ज्यादा कॉमनली आती है ऑस्पी के अंदर। ये वाली डायग्राम भी कॉमनली पूछी जाती है, जिसएमयू के पूल में पड़ी हुई है सारी डायग्राम्स। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में आपको ये देख लेना, ये इस चैट का कहां से पता चले, चैट बच्चे कहां रेस्पॉन्ड करेंगे? फिर शेयर करूं दोबारा? अच्छा, ये वाला जो आपका टाइम, सॉरी, ये वाला जो टेल है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमनली पूछी जाए आपसे। ऑस्पी के अंदर कॉमनली आती है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना। ठीक है, टाइप ऑफ नेक्रोसिस देके एग्जांपल पूछ ली, एग्जांपल देके टाइप ऑफ नेक्रोसिस पूछ ली। एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म आपको ब्रीफली आना चाहिए। ठीक है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान डिफरेंस का पता होना चाहिए, बीसीक्यूज में आता है। फ्रॉम ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू दिस डायग्राम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये भी डायग्राम आ सकती है आपकी।
ये डायग्राम जेसीमी के पूल में पड़ी नहीं है, ये वाली खास तौर पे डायग्राम भी जेसीमी के पूल में, ये वाली, ये दोनों जेसीमी के पूल की सारी नेक्रोसिस की डायग्राम है। इनमें से लाजमी ऑस्पी या पेपर में आना ही आना है, और मोस्ट लाइकली मुझे तो लगता है शायद दोनों में ये टॉपिक कवर होगा, नेक्रोसिस वाला। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी मैंने करवाया था, पूरी डायग्राम की पूरी मैकेनिज्म ऑफ इंजरी की समरी इसके अंदर है, ठीक है। ये दिस वन, दीज ऑल आर द मैकेनिज्म्स, ये सारे मैकेनिज्म मैंने आपको कराए हुए। ये डायग्राम के पूल में पड़ी हुई है, इसको बीसीक्यूज में ही पूछा जाता है या फिर आपके ऑब्जर्व स्टेशन के अंदर ही पूछी जाती है। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस हो गया, वो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा जी, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये एक छोटा सा टॉपिक है आपका सेल एक्यूमुलेशंस, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये दिस वन छोटा सा टॉपिक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूछा जाता है। सेल एडेप्टेशन, नाउ द सेकंड, ये सेलुलर एक्यूमुलेशन, प्रोटीन कौन कौन से क्रिएट हो सकती हैं, हाइलिन चेंजेस कौन कौन सी होती हैं, ये एग्जांपल्स के साथ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, एक्टिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्रोसिस इट्स टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, examples are very important, necrosis and apoptosis are very important, its examples are very important, इसकी types important है, ठीक है। mechanisms are again important, उसके बाद आपकी cellular accumulations along with their examples, they are very important, diagram मैंने आपको already बताई दी है। तो हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। पहले वाले चैप्टर से अराउंड बिटवीन 8 to 12 बीसीक्यूज बन रहे थे, इसमें 10-14 बीसीक्यूज एक्सपेक्टेड है इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर वाले में, ठीक है। ओवरऑल सबसे ज्यादा जो वेटेज है ओवरऑल वो सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन, रिपेयर दोनों मिला के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से अराउंड 10 to 14 बीसीक्यूज आर एक्सपेक्टेड, पहले में से 8 to 12 और इसमें से 10 to 14 बीसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो दो पार्ट, मेन पार्ट में डिवाइड किया, एक इन्फ्लेमेशन, दूसरा रिपेयर। तो इन्फ्लेमेशन वाला जो पोर्शन है उसमें से ज्यादा एक्सपेक्टेड है इन्फ्लेमेशन वाले पोर्शन में। इन्फ्लेमेशन वाले पोर्शन के अंदर आपके 3 टॉपिक हैं, एक एक्यूट इंजरी, दूसरा क्रॉनिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और केमिकल मीडिएटर्स। इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो आसानी हो जाएगी। एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके दोनों फेजेस आपने देखने के सेलुलर इवेंट्स और वेस्कुलर इवेंट्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पूरा मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, रिसेप्टर आपको आने चाहिए, ठीक है। डायग्राम्स ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके डिस्कस कर ही लेता हूँ। ये डायग्राम पूछा जाती है ऑस्पी के अंदर, दिस इज द डायग्राम, ये पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। एक्सुडेट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ट्रांसुडेट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। या इनमें डिफरेंस क्या है ये पूछा जा सकता है। ये डायग्राम इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑस्पी पॉइंट ऑफ। आगे चलते हैं। अच्छा जी, this term is very 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 important, is these are the cellular of acute inflammation, BCQs के अंदर बहुत फेवरेटली पूछा जाता है, प्लस आपके ऑस्पीज के अंदर भी आती हैं। इसके सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए, पहले रोलिंग मार्जिनेशन, देन रोलिंग एडेशन, देन डायबिटेसिस, देन कीमोटैक्सिस एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। कौन कौन से रिसेप्टर्स, साइलाइल लोएस्टिन काम कर रहा है, इंटीग्रिन कब काम कर रहा है, सही है, पीकैम का क्या रोल है, मोकाइंस क्या होते हैं, ऑप्सनाइजेशन क्या है, डेफिनेशन, ऑप्सनिन्स कौन से हैं, साइटोसिस किस तरह से हो रही है, व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स, किलिंग मैकेनिज्म्स इन द सेल्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इंपॉर्टेंट है। कार्डिनल साइंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 कार्डिनल साइंस, ट्यूबर, रिमोर, स्वेलिंग, एडीमा, रेडनेस, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये पांचों साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा जी,
वो डायग्राम जो मैंने आपको बनाई थी वो इम्पोर्टेंट है। नाउ केमिकल मीडिएटर्स, जो सेकंड पार्ट है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया। एक्यूट के आपके कार्डिनल साइंस, उसके वेस्कुलर इवेंट्स, उसके सेलुलर इवेंट्स, पूरा मैकेनिज्म, ठीक है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके this chemical mediators के ऊपर। chemical mediators are basically mediators that regulate the entire function of inflammation right from the beginning till the end। अच्छा, acute inflammation एक चीज और important है, fate of acute inflammation, कि acute inflammation के साथ साथ क्या खत्म होने के बाद क्या क्या possible ways हैं। एक या तो resolution हो जाती है, complete recovery हो जाती है, pus formation हो जाती है, या acute inflammation transfer हो जाता है into chronic inflammation। तो ये सारे चीजें आपको आनी चाहिए। phases, fate of acute inflammation। दूसरा एब्सिस की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एब्सिस ऑफ पस, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, केमिकल मीडिएटर्स की जो हम बात कर रहे हैं, केमिकल मीडिएटर्स सेल ड्राइव भी होते हैं, प्लाज्मा ड्राइव भी होते हैं, ठीक है। सेल ड्राइव जो सेल से निकल रहे हैं, ऑब्वियसली मास सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स जो वहां से निकल रहे हैं, उसको हम सेल ड्राइव कहते हैं। तो ये केमिकल मीडिएटर्स के नाम है, कहाँ कौन सा सेल निकल रहे हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह से पूरा समराइज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो प्लाज्मा ड्राइव है, प्लाज्मा ड्राइव कहाँ से निकल के कॉम्प्लीमेंट पाथवेज, एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म वहां से निकल रहे हैं। तो ये कौन से आपके प्लाज्मा ड्राइव है और प्लाज्मा ड्राइव कौन से मौजूद है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सारा इसके अंदर आपको ब्रीफ किया हुआ है। ये एराकिडोनिक एसिड जो बॉक्सेस दिए हुए ना, ये आपने अच्छे से देखने। प्रोस्टाग्लैंडिन A2 प्लाज्मा ड्राइव एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट है, और प्लाज्मा ड्राइव केमिकल मीडिएटर और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। थ्रोम्बोक्सिन A2, इसी तरह PGE2, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम और इससे पहले वाली जो ये मैंने आपको टेबल बताया है, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर पूरा समराइज किया हुआ है। आगे चल के देख, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे, ये रहे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपके वो केमिकल मीडिएटर्स है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कौन से, पूरा पढ़ने से बेहतर ये जो टेबल्स है ना, टेबल्स और डायग्राम, इसमें पूरी समरी, इट्स ऑल अबाउट रट्टा। तो ये आप टेबल से ही पूरा अच्छे से कर सकते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स है वो आपका TNF, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरफ्रॉन गैमा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4-5 तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ये कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, सेल ड्राइव है तो कौन से सेल से ड्राइव हो रहे हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम को छोड़ दें। ऑलमोस्ट ये भी वही इन्विटेशन है जो पिछले टेबल्स के अंदर डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तीनों टेबल आप देख लें और जो डायग्राम मैंने आपको बताई है, उससे आपका BCQ भी कवर हो जाएंगे, प्लस आपकी जो ऑसीज हैं वो भी कवर हो जाएंगी। अच्छा, ये टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हो सकते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, सीरियस इन्फ्लेमेशन, फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन, उसको आपके BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ऑस्पीस से। ये डायग्राम JSME के पुल के अंदर मौजूद है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये आ सकती है ऑस्पी के अंदर। नाउ जो इसका सेकंड पोर्शन है रिपेयर वाला, उसके अंदर ये वाली अल्सर, ये JSME के पूल में मौजूद है। इट्स अमंग द आपके जो रिपेयर वाले जो सेगमेंट है, उसके अंदर 3 ही टॉपिक है। एक अल्सरेशन, अच्छा, ग्रेनुलेशन टिश्यू की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पूरा उसका मॉर्फोलॉजी आपको आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है BCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आ गई वो जो आउटकम की मैं बात कर रहा था। आउटकम है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, या तो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है, या हील हो जाता है फाइब्रोसिस, या फिर वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर प्रोसीड कर जाता है अगर पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन रहती है तो, या फिर इट विल लीड हाइपर सेंसिटिव डिजीज जो लास्ट टाइम अभी मैंने आपको करवाई थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस और हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये सारी उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अच्छा,
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉप ऑफ द लिस्ट टॉपिक इज ग्रेन्युलोमा। ये तो आना ही आना है पेपर के अंदर, किसी भी सूरत में इसको आपसे छोड़ना नहीं। ग्रेन्युलोमा को तो आपने की मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसके कॉजेज, उसकी टाइप्स, उसकी सब टाइप्स, ग्रेन्युलोमा के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व है, एपिथेलॉइड सेल्स क्या है, मल्टीन्यूक्लियेट जाइंट्स क्या सेल्स क्या है, कैसे बन रहे हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म, और उसकी टाइप जो है आपके एंग्रांस, और ये सारी जो है आपकी एग्जांपल्स के साथ आपको आना चाहिए। ग्रेन्युलोमा का कोई भी एस्पेक्ट आपने नहीं छोड़ना है। ये भी लाजमी, जिस तरह नेक्रोसिस ने पेपर में आना है, इस तरह ग्रेन्युलोमा में भी लाजमी पेपर में आना है। तो ग्रेन्युलोमा का आपने कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है, ये जरूर आएगा पेपर के अंदर। ठीक है, डायग्राम, ये डायग्राम या इस जैसी डायग्राम नहीं, ये डायग्राम क्योंकि इससे मिलती जुलती डायग्राम जेएसएमई के पूल में मौजूद है, और उसमें इस तरह बस ग्रेन्युलोमा पहचानना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये ग्रेन्युलोमा, ये पहचानना आना चाहिए आपको। फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो थ्योरी से आपको कवर हो जाएंगे। पूरा मैकेनिज्म्स, किस तरह जो है वो मैक्रोफेजेस ट्रांसफॉर्म हो एपिथेलॉइड सेल्स के अंदर, और किस तरह वो मल्टीन्यूक्लियेट जाइंट सेल्स बना रहे हैं, कौन से मल्टीन्यूक्लियेट जाइंट सेल्स किस टाइप ऑफ ग्रेन्युलोमा में ज्यादा मिलते हैं। अच्छा जी, आ गया आपकी ग्रेन्युलोमेटस सिमुलेशन डायग्राम भी जेएसएम के पूल में मौजूद है। अगेन ये देखिए, मल्टीन्यूक्लियेट जाइंट सेल्स आप पहचान सकते हैं, आपसे मार्क करो मल्टीन्यूक्लियेट जाइंट सेल्स कहाँ है। ठीक है, ये केजियस नेक्रोसिस आ रही सारी आपको। अच्छा, ये टॉपिक फ्रॉम बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसका चाहे तो सिर्फ सब टाइटल्स याद कर लें, और ये याद करना है कि कौन से केमिकल मीडिएटर्स आर इन्वॉल्व इन टीएनएफ, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एक्यूट फेज के मीडिएटर्स कहलाते हैं। ये तीन ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सब टॉपिक्स, आप सब के जो हेडिंग्स है कि वो फीवर है, एक्यूट फेज प्रोटीन रिएक्शन है, ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है आपको ऑन सीसी, ये सारे आपको सिर्फ टाइटल से याद कर सकते हैं। हीलिंग के अंदर आपको पता है, हीलिंग में आपका हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, उसमें क्या डिफरेंस है, ये ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। डायग्राम जो पहले वाली मैंने आपको बताई अल्फा वाली, वो यूजुअली ऑस्पी में पूछी जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसर टिश्यू रिपेयर, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो टिश्यू रिपेयर के ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं जो टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस, डायबिटीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्टेरॉइड्स, पुअर परफ्यूजन, ऑल द फैक्टर्स जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और डिलेट करते हैं वुंड हीलिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सेकंड एस्पेक्ट है आपका इन्फ्लेमेशन का, क्या आपने देखना है। ये आ गई हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। ये वाला जो पेज है ना, ये अच्छे से पढ़ लेना है आपने। ठीक है, फैक्टर्स दैट डिलेट द वुंड हीलिंग प्लस हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन क्या है, ये अच्छे से, हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन क्या है। ये वाली डायग्राम ऑस्पी से अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी आपकी जेसीएमई के पूल में मौजूद है। ये डायग्राम जेसीएमई के पूल में मौजूद है ऑस्पी में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कार फॉर्मेशन, कीलॉइड, ये पूछा जाता है। कीलॉइड की डेफिनेशन आनी चाहिए, कीलॉइड की आपको साइट्स का पता होना चाहिए, कहाँ का हो सकता है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। तो दैट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। उसमें इसमें अराउंड 12 to 14 बीसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ एस्पेक्ट, और ऑस्पी तो लाजमी आनी है इसमें से भी और ऊपर वाले में से भी। ठीक, तो ये आपका टॉपिक हो गया। उसमें हम आ जाते हैं हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स आफ्टर दिस, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आपका इन्फ्लेमेशन, देन सेल इंजरी, देन हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स एंड शॉक की भी ऑलमोस्ट वही वेटेज है जो आपकी सेल इंजरी की वेटेज है। अराउंड 8 to 10 बीसीक्यूज यहाँ से बनने हैं। ठीक है, इसका भी टॉप, ये 4 चैप्टर्स आपने किसी भी सूरत में छोड़ने ही नहीं है। इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन, सेल इंजरी एंड
दूसरा एनिमेशन एंड रिपेयर, थर्ड वन दिस। इसमें एडिमा एंड इफ्यूजन। इफ्यूजन की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन इफ्यूजन एंड एडिमा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडिमा से लाजमी क्वेश्चन आएगा। मैकेनिज्म्स ऑफ एडिमा, टाइप्स, जो इसकी सिर्फ डिफरेंट टाइप्स हैं एग्जांपल के साथ, इसमें लाजमी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरीमिया एंड कंजेशन, ये पूछा जाता है। हाइपरीमिया की इटसेल्फ डेफिनेशन, कंजेशन की इटसेल्फ डेफिनेशन, एग्जांपल्स ऑफ हाइपरीमिया और आपका एग्जांपल्स ऑफ कंजेशन, ये पूछा जाता है। थ्रोम्बोसिस का मैकेनिज्म पूरा आपको पता होना चाहिए। फैक्टर्स दैट प्रमोट द थ्रोम्बोसिस, वो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स दैट रेजिस्ट द थ्रोम्बोसिस, वो इंपॉर्टेंट है। हीमोस्टेसिस का मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, पैथो, हाँ वो शो भी आता है तो मैं बताता हूँ ना इनको। ये आ गया आपका, देखें एडीमा के अंदर मैं जो आपसे बात कर रहा था, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट लीड्स टू एडीमा, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म आपको चाहिए। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और फिर इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस किस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है ना। रीनल फेलियर हो गया आपका, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो गया, ये आपसे इस तरह से पूछे जाते हैं। या तो आपको दे दिया जाएगा केस सिनेरियो पूरा, कि एक पेशेंट है, ओल्ड एज के साथ आया, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का पेशेंट है और उसको एडीमा डेवलप हो गया, तो विच टाइप ऑफ फैक्टर इज इन्वॉल्व, आपसे एग्जांपल दे दिए, नीचे टॉप ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो पूरा ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना होगा। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस किस वजह से हो सकता है, या वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि कंजेस्टिव कार्डिक आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो एडीमा डेवलप हो रहा है वो किस एग्जाम्पल में आएगा। तो आपके डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, रीनल फेलियर, तो फिर आपको ऑप्शन, तो ये इंपॉर्टेंट इसी तरह से पूछी जाएंगी। इसी तरह रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। हेपेटाइटिस, क्रॉनिक लिवर फेलियर, मेल न्यूट्रिशन, रीनल फेलियर, सारी ये आपकी जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये इसके अंदर समराइज किया हुआ है सब। ये टेबल अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा, दिस टेबल BCQs। इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया। तो एडीमा लाजमी आएगा। हाइपरीमिया कंजेशन की डेफिनेशन, डिफरेंस ये पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है आपसे, ये भी ऑस्पी में मौजूद है, नटमेग लेवर। हीमोसिस का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म अच्छे से मैंने इस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। ये पूरी डायग्राम के अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म ब्रीफ किया हुआ है। ये डायग्राम ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको मौजूद है, इस डायग्राम की BCQs भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हीमोस्टेसिस का टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट, चाहे वो आपकी BCQs हो चाहे वो आप हो। ये डायग्राम प्लेटलेट के जो डिफेक्ट्स हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इंपॉर्टेंट है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में सारे आपको आने चाहिए, टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फिर उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। कोगुलेशन कैस्केड पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोगुलेशन कैस्केड में सिर्फ वो कॉमन पाथवे का पता होना चाहिए। प्रोथ्रोम्बिन क्या है वो पता होना चाहिए। ये प्रोथ्रोम्बिन किस तरह से बन रहा है, कॉमन पाथवे के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और प्लाज्माजिन एक्टिवेटर फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन किस तरह बनता है। 3-4 चीजें हैं जो मैंने आपको लेक्चर में बताई थी। ये पढ़ने पूरा का पूरा पाथवे पढ़ने की नीड नहीं है। ये डायग्राम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट जो हमारी बॉडी में यूजुअली कोगुलेशन होने नहीं देते ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशन। हेमोरेजिक डिसऑर्डर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। ये डायग्राम भी जेएसएमई के पूल में है। ये डायग्राम भी जेएसएमई के पूल में है। अच्छा जी, ये डायग्राम भी देखा, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आती लेकिन पूल में मौजूद है। पूल मैंने देखा तो उसमें ये है लेकिन आती कम है। वाली डायग्राम ये कई मतलब है ये। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्बोलिज्म। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। एम्बोलिज्म का पूरा मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, टाइप्स आपको होनी चाहिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है,
ये बहुत कॉमनली पूछी जाती है। सिस्टमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कौन कौन से कंडीशंस में होती है ये पता होना चाहिए, सब नाम याद कर लेते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, इसकी टाइप्स का पता होना चाहिए अलोंग विद एग्जांपल्स। इस तरह एडिमा के टाइप्स एग्जांपल्स के साथ इसी तरह से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। एयर एम्बोलिज्म, कीसेंस डिजीज, सारी चीजें यहाँ से बनती है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ये सारी टाइप्स हैं। एंड अगेन इन्फाक्शन, ये भी फ्रॉम बीसी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम और पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायग्राम भी पूल में मौजूद है। अच्छा, नाउ शॉक। शॉक भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, हर पेपर में मैंने देखे हैं। ठीक है, चाहे वो ऑस्पी हो या चाहे आपकी वो हो। शॉक के अंदर शॉक की डेफिनेशन, ऑफ शॉक, पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक और स्टेजेस ऑफ शॉक। ठीक है, ये पता होने चाहिए। और अलोंग विद इट्स क्लिनिकल फीचर, क्योंकि बीसीक्यूज में आपसे क्लिनिकल फीचर देके टाइप ऑफ शॉक पूछा जाता है। सेप्टिक शॉक के क्लिनिकल फीचर, दूसरे शॉक के क्लिनिकल फीचर के टाइप ऑफ शॉक आपसे पूछा जाता है। पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक पता, पैथोजेनेसिस में आपका सेप्टिक शॉक का जो पैथोजेनेसिस है वो बहुत फेवरेटली पूछा जाता है और वहां से बीसीक्यूज भी बनते हैं। लेक्चर के टाइम पे मैंने आपको एक चार्ट शो करवाया था, कहा था कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, वो सेप्टिक शॉक, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ शॉक ऑलमोस्ट ये चार्ट भी उससे मिलता जुलता है। अगर पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक वो यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी पूरी। ये आता नहीं लेकिन इसको समझ के आप पढ़ लोगे तो बीसीक्यूज के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। ऑस्पी में नहीं आता, बीसीक्यूज में आपको हेल्प आउट करेगा। स्टेजेस ऑफ शॉक, स्टेजेस का पता होना चाहिए। ठीक है, जो इरिवर्सिबल स्टेज है वो इरिवर्सिबल क्यों है, कौन से केमिकल्स है, कौन से मीडिएटर्स हैं जो रिलीज हो जाते हैं उसको इरिवर्सिबल स्टेज में रखते हैं, वो मीडिएटर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट शॉक। तो आपके ऑलमोस्ट कोई 65-70% पेपर इनसे बना। जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंने आपको उस समय बताया था 3-4 टॉपिक जो मार्क करवाए थे जब जेनेटिक्स में आपको करवा रहा था, वो आपने करना है। ठीक है, म्यूटेशंस का पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का पता होना चाहिए, म्यूटेशन की एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, सिंगल जीन डिसऑर्डर कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए, क्रोमोसोमल एनोमलीज तो क्लिनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, वो आपको चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। इसको डिटेल में इस बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो आपको नोट्स और लेक्चर्स हैं वहीं से पेपर निकल जाएगा। इससे जो नंबर बीसीक्यूज एक्सपेक्टेड है वो अराउंड मैक्सिमम 4 to 5। ठीक है, तो इसको आप चाहो, अगर किसी के पास वो लेक्चर नहीं है या नोट्स नहीं है तो बीआरएस या कैप्लान से भी पढ़ सकते हो, उसको वहां से कवर हो जाएगा। इसको इस बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑस्पी सिर्फ वो डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और वहां से बनते हैं, बाकी इसकी डायग्राम ऐसा जितनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू। रॉबिन्स म्यूटेशन एग्जांपल्स वो आपको पता होनी चाहिए। ये दिस डायग्राम ये यूजुअली पूछी, ये वाली उनके पूल में मौजूद है। ट्राई कंडीशन और ये सारी, ये वाली डायग्राम पूरी मौजूद है। ये ऑस्पी में आ सकती है। एक आध मरतबा ये डायग्राम आई है, फिर दोबारा मैंने कभी देखी नहीं है। अच्छा, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जो डॉक्टर शायद ने कराई है फ्रॉम ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू वो आ सकती हैं। बस यूजुअली आती नहीं है लेकिन आनी चाहिए आपको। जेनेटिक्स से अराउंड 4 to 5 बीसीक्यूज, 2-3 ऑस्पी के जो डायग्राम्स हैं वो मैंने आपको बताई। इम्यूनिटी वो आपका अभी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी का ऑलरेडी मैडम ने और डॉक्टर शायद ने आपसे डिस्कस कर लिया होगा। इम्यूनिटी मैं आपको 2 मरतबा करवा चुका हूँ। इम्यूनिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से जो टॉपिक्स अभी लास्ट वाले
लेक्चर ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऑलरेडी शेयर करा दी है, और इसमें से भी अराउंड 12 टू 40 MCQs एक्सपेक्टेड है वेटेज, ठीक है। और इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको अभी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो हमारा रिवीजन का लेक्चर का बता चुका हूँ। रिवीजन भी कराई और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मार्क भी कराए। अच्छा जी, न्यूप्लेजिया 4 इंपॉर्टेंट मैंने आपको जनरल पैथोलॉजी में से बताए थे, इसमें से भी अराउंड 8 टू 10 GQs एक्सपेक्टेड है न्यूप्लेजिया में। न्यूप्लेजिया के अंदर 4-5 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो न्यूप्लेजिया इटसेल्फ डेफिनेशन के, देन बेनाइन और इसकी जो टाइप्स हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, उनकी डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम BDS पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये यूजुअली आपसे न्यूप्लेजिया बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो 5-6 टॉपिक्स हैं वो लाजमी उसमें वरना 8 टू 10 BC ठीक है। फिर आपके मिसनोमर ट्यूमर्स 4 हेमेटोजेनेसिस स्प्रेड करते हैं, कार्सिनोमास आप यूजुअली लिम्फेटिक स्प्रेड करते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एपिडेमियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप अच्छे जो कैंसर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए कि फीमेल में कॉमन कौन से, मेल में कॉमन कौन से, और बच्चों में कॉमन कौन से, 4-5 शुरू, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ न्यूप्लेजिया जितना सर ने खैर आपको कराया, इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना वो आप वो देख लें कि ट्यूमर सप्रेसर जीन की एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। DNA रिपेयरिंग जीन्स की एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसके अलावा एपोप्टोसिस प्रमोटिंग जीन्स कौन सी हैं वो आप देख लें, सिर्फ जीन्स के नाम आप देख लें। दूसरा जो इसके वो है एम्प्लीफिकेशन, और जो आप दूसरे इसके वो टाइप्स है ना, ट्रांसलोकेशन, डायग्राम में आगे आएगी तो दिखाता हूँ, जो यूजुअली पूछी जाती है। अच्छा, बाकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म तो सर ने आपको करवाया। मॉलिक्यूलर से इतना डिटेल इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें से इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट सर ने कराया है बस वहीं से उसको आप लेक्चर से भी लेंगे ना, इट्स सफिशिएंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, सिर्फ लेक्चर काफी है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कार्सिनोजेनिक के एजेंट्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे एक टेबल दिया हुआ है, और टेबल मैंने लेक्चर में शेयर भी किया था आपके साथ, रॉबिन्स में उसमें दिया हुआ है आपकी बेसिस के अंदर, देख लीजिएगा। नाम आपने देखने, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से ये रट्टा है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से, और कौन से कैंसर को करवा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्टिंग कौन कौन से कैंसर में इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से कार्सिनोजन से और कौन से कैंसर में करवा रहे हैं, वो आपको देखना है, ठीक है जी। हाँ, नीचे आएगा ना पैराक्लिनिकल एस्पेक्ट में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे
पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पैरानियो कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, किस ग्रेडिंग ऑफ स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी बनते हैं, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, नो, ये आपको बता चुका हूँ मैं। ये वाली डायग्राम ऑस्पीड ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम टेरेटोमा, टेरेटोमा है, कितने टाइप्स का होता है, किस तरह से मिलता है, इसका ग्रॉस फीचर क्या है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आ गई आपकी वही नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, बिनाइन ट्यूमर कौन कौन से, नाम देने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसी मेथड से आप सीख जाओगे। बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मिसोलर ट्यूमर्स, वो आपने मिस नहीं करने, वो अलग से लिखवाए मैंने आपको, ठीक है। ये आपकी डायग्राम पूल में मौजूद है, ये डायग्राम ये वाला मौजूद है पूल में, ये डायग्राम एनाप्लेजिया, वर्डली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, ये डायग्राम। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्री नियोप्लास्टिक कंडीशन, वो भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये डायग्राम मौजूद है पूल में, ये डायग्राम मेटास्टेटिक ट्यूमर, ये मौजूद है पूल में। ये टेबल भी पढ़ लीजिएगा, काम आएगा आपके। ये वाली डायग्राम भी पूल में मौजूद है, बहुत फेवरेटली पूछी जाती है, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का डिफरेंस अगर ऑस्पी में आया तो ये डायग्राम आएगी। एपिडेमियोलॉजी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 5 आंसर आपने देखने। ये आ गया, कार्सिनोजेनिक एजेंट कौन कौन से और किस किस कैंसर में इन्वॉल्व है, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपने रट्टा मार लेना है। ये वाली डायग्राम पूल में मौजूद है, ट्रांसलोकेशन, और उसमें टाइम काइनेज, एबीएल, बीसीआर कॉम्प्लेक्स, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, कौन से इसमें क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से होता है, ये सारी मैंने आपको बताई है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, एम्प्लीफिकेशन वाली, दिस डायग्राम अगेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बेसिस, ये चीजें छोड़ दे पहले। ये वाली डायग्राम पूल में मौजूद है, ये वाली डायग्राम भी पूल में मौजूद, ये वाला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है, मेटास्टेसिस का पूरा मैकेनिज्म। अच्छा, दैट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट से जो है आप हार्डली वही 3-4 बीसीक्यूज आने, ये 4 आपने चैप्टर्स नहीं छोड़ने, ठीक है। बाकी नंबर आप सबके पास है मेरा, किसी को प्रॉब्लम हो तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू। लेक्चर भी डिसमिस नहीं है, आप लोग की अटेंडेंस लगेगी, ठीक है।